डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का विकास मॉडल उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का विकास मॉडल, इसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने उसको रिवाइज भी किया होगा। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ मिसेस जॉन रॉबिन्सन्स ग्रोथ मॉडल। हाँ, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में है स्वर्ण युग, जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कंसेप्ट दिया है, द गोल्डन एज। स्वर्ण युग क्या है ये कंसेप्ट? पूंजी की वृद्धि दर, दैट इज डेल्टा के अपॉन के के अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि दर, दैट इज डेल्टा एन अपॉन एन, दूसरा तत्व है जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निर्धारित करता है। जब जनसंख्या की वृद्धि दर पूंजी की वृद्धि दर के बराबर हो जाती है, अर्थात जब डेल्टा एन अपॉन एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के, तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन में होती है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इसे स्वर्ण युग कहा है। जब तकनीकी प्रगति तटस्थ हो और उत्पादन के काल ढांचे में परिवर्तन के बिना अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही हो और प्रतियोगिता मूलक तंत्र स्वतंत्रता से कार्यशील हो, जनसंख्या स्थिर अनुपात में बढ़ रही हो और समस्त उपलब्ध श्रम के लिए आवश्यक उत्पादन क्षमता की पूर्ति करने के लिए पूंजी संचय पर्याप्त तेजी से बढ़ रहा हो, तो लाभों की दर स्थिर होती है और प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ वास्तविक मजदूरी का स्तर बढ़ता है। तब अर्थव्यवस्था में अंतर विरोध नहीं रह जाते हैं। श्रम शक्तियों की वृद्धि दर तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर में चक्रवृद्धि स्थिर अनुपातिक दर से कुल वार्षिक उत्पादन तथा पूंजी स्टॉक एक साथ बढ़ते हैं। इन परिस्थितियों को स्वर्ण युग कह सकते हैं। तो स्वर्ण युग में इसके मॉडल की जो व्याख्या है वो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इस चित्र के द्वारा की है। अब हम इस व्याख्या पे चलते हैं कि पूंजी श्रम अनुपात के अपॉन एन या थीटा, जिसको क्षितिज अक्ष पर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। हाँ, इस डायग्राम में के अपॉन एन, कैपिटल अपॉन लेबर का जो रेशो है वो क्षितिज अक्ष यानी एक्स एक्सिस पर लिया है, और प्रति व्यक्ति उत्पादन, दिस इज पर कैपिटा आउटपुट, यहाँ पर इस एक्सिस पर लिया है। प्रति व्यक्ति उत्पादन पर कैपिटा आउटपुट को वर्टिकल एक्सिस पर लिया है, और क्षितिज से बाईं ओर, ओ से बाईं ओर इस एक्सिस पर लिया है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, यानी श्रम की पूर्ति की वृद्धि दर इस एक्सिस पर इस तरफ ली गई है, श्रम की वृद्धि की पूर्ति दर। और वक्र ओपी उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। दिस ओपी उत्पादन फलन को दिस ओपी उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। इस पर प्रत्येक बिंदु श्रम और पूंजी के अनुपात को दर्शाता है। श्रम पूंजी अनुपात को जानने के लिए तथा मजदूरी लाभ संबंध को मालूम करने के लिए हम एन बिंदु से एक स्पर्श रेखा एन टी खींचते हैं। ये एन टी स्पर्श रेखा खींचते हैं जो उत्पादन फलन ओ पी को जी बिंदु पर छूती है। ये जी बिंदु है, ओ पी को एन टी, ओ पी ये एन टी, ये जी बिंदु इनका स्पर्श बिंदु है, और अनुलंब अक्ष को डब्ल्यू पर काटती है। यहाँ डब्ल्यू पर ये वर्टिकल एक्सिस को काटती है।
और जी स्वर्ण युग के लिए, बिंदु जी स्वर्ण युग के लिए पूंजी श्रम अनुपात को दिखाता है, जो ओ के द्वारा नापा गया है। ओ के पूंजी श्रम अनुपात के बिंदु पर, और प्रति व्यक्ति उत्पादन दैट इज ओ ए, प्रति व्यक्ति उत्पादन यानी ओ ए, जिसमें ओ डब्ल्यू मजदूरी दर के रूप में दिया गया है। ओ डब्ल्यू मजदूरी दर है, तथा ओ ए या ई जी ओ ए ओ से लेके ए तक या ई से लेकर जी तक अतिरेक है, जो पूंजी पर लाभ की दर है। इस चित्र के द्वारा यह भी सिद्ध हो जाता है कि पूंजी की वृद्धि दर डेल्टा के अपॉन के बराबर है श्रम की वृद्धि दर डेल्टा एन अपॉन एन के। जैसे ई जी अपॉन ई डब्ल्यू, ये ई जी अपॉन ई डब्ल्यू व्यक्त करता है डेल्टा के अपॉन के, और ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन व्यक्त करता है डेल्टा एन अपॉन एन। अतः ई जी अपॉन ई डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन, क्योंकि 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा। ये 10 अल्फा है इधर और ये 10 बीटा है, तो 10 अल्फा और 10 बीटा दोनों बराबर हैं। वो इस बात को सिद्ध करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था स्वर्ण युग के मार्ग से हट जाए तो कुछ शक्तियां पुनः संतुलन स्थिति लाने का प्रयत्न करती हैं। मान लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि की दर पूंजी वृद्धि की दर से अधिक है, अर्थात डेल्टा एन अपॉन एन इज ग्रेटर देन डेल्टा के अपॉन के, तो उत्तरोत्तर अधिक अल्प रोजगार लाती है। ऐसी स्थिति में अधिक श्रम मुद्रा मजदूरी घटा देगा, और यदि कीमत स्तर स्थिर रहे तो वास्तविक मजदूरी को कम कर देगा। परिणामतः लाभ की दर बढ़ेगी और पूंजी की वृद्धि दर को जनसंख्या स्तर तक बढ़ा देगी। मुद्रा मजदूरी की दृढ़ता के कारण अथवा इस कारण कि कीमत स्तर उसी अनुपात में गिरता है जितनी की मुद्रा मजदूरी, यदि वास्तविक मजदूरी कम नहीं होती तो संतुलनकारी तंत्र काम नहीं करेगा। स्वर्ण युग संतुलन पुनः स्थापित नहीं हो सकेगा और उत्तरोत्तर अल्प रोजगार कायम रहेगा। तो हम फिर से स्वर्ण युग की बात पर आते हैं कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अनुसार अर्थव्यवस्था उस समय स्वर्ण युग में होगी जब संभाव्य वृद्धि अनुपात यानी पोटेंशियल ग्रोथ रेट प्राप्त होता हो। संभाव्य वृद्धि अनुपात पूंजी संचय की उस उच्चतम दर को प्रकट करता है जो लाभ की स्थिर दर पर हमेशा के लिए कायम रखी जा सकती है। यदि संभाव्य वृद्धि दर दैट इज पोटेंशियल ग्रोथ रेट श्रम शक्ति की अनुपातिक दर जमा प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि की अनुपातिक दर के लगभग बराबर होती है, स्वर्ण युग की परिस्थितियाँ वृद्धि अनुपात की स्थिरता चाहती हैं, क्योंकि वृद्धि अनुपात में बार बार परिवर्तन स्वर्ण युग की शांति को भंग करते हैं। परंतु हो सकता है जब वृद्धि अनुपात स्थिर हो तब भी यह शांति संभव नहीं हो। इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ये कंसेप्ट दिया है मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने, आर्थिक निर्वाण की स्थिति दैट इज स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिस। ये क्या होती है? स्थैतिक स्थिति स्वर्ण युग की विशिष्ट अवस्था है जिसमें वृद्धि अनुपात शून्य होता है, लाभ की दर भी शून्य होती है और उद्योग के समस्त शुद्ध उत्पादन मजदूरी खपा लेती है। रॉबिन्स ने इसे आर्थिक निर्वाण की स्थिति यानी स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिस कहती हैं, क्योंकि उपभोग अधिकतम स्तर पर होता है जिसे दी हुई तकनीकी परिस्थितियों में स्थायी रूप से कायम रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आर्थिक निर्वाण की स्थिति दैट इज द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिस।
बस इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो कंसेप्ट मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दिया है, तकनीकी प्रगति यानी टेक्निकल प्रोग्रेस। तकनीकी प्रगति तो बात, जहाँ तकनीकी प्रगति संभव है, जहाँ तक तकनीकी प्रगति संभव है यह तटस्थ है, परंतु तकनीकी प्रगति श्रम की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। जब फर्में अपने इर्द गिर्द प्रसार कर रही लाभदायक मार्केटों का फायदा उठाने में असमर्थ होती हैं तो वे श्रम बचतकारी तरीकों को अपनाने का प्रयत्न करती हैं। ऐसा इसलिए है कि तकनीकी प्रगति की दर को जनसंख्या की वृद्धि दर को शून्य मानते हुए प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि परिभाषित किया गया है। फिर भी वृहद बेरोजगारी होने पर भी तकनीकी प्रगति होती है। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार ज्ञान की वृद्धि से स्वायत्त नव प्रवर्तन, फर्मों में प्रतियोगिता से प्रतियोगी नव प्रवर्तन तथा श्रम की कमी से, मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अनुसार ज्ञान की वृद्धि से स्वायत्त नव परिवर्तन, फर्मों में प्रतियोगिता से प्रतियोगी नव प्रवर्तन तथा श्रम की कमी से प्रेरित नव प्रवर्तन हो सकते हैं। इसी को हम डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में वक्र ए, दैट इज ये जो स्ट्रेट लाइन ए है, ये लाभ की संभावित दर को व्यक्त करता है जो संचय की दर का फलन है, और वक्र आई, दिस कर्व आई, संचय की दर को व्यक्त करता है जो लाभ की दर का फलन है। बिंदु डी, दिस बिंदु डी के दाईं ओर किसी भी स्थिति में लाभ की संभावित दर संचय की दर से कम होती है। बिंदु डी के दाईं ओर, ठीक है, किसी भी स्थिति में लाभ की संभावित दर संचय की दर से कम होती है और निवेश करना लाभदायक नहीं होगा तथा संचय की दर गिरेगी। एस और डी बिंदुओं के बीच, एस और डी बिंदुओं के बीच संचय की दर लाभ की संभावित दर से कम होगी, इसलिए निवेश बढ़ाने की प्रवृत्ति होगी। एस और डी बिंदुओं के बीच संचय की दर लाभ की संभावित दर से कम होती है, इसलिए निवेश बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और संचय की दर बढ़कर बिंदु डी तक पहुंचेगी। इस प्रकार बिंदु डी इच्छित वृद्धि दर को व्यक्त करता है। ये पॉइंट्स हमारे हुए आज के मिसेस जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल के पार्ट 2 में। हमने देखा स्वर्ण युग का कंसेप्ट, द गोल्डन एज, और बाद में हमने देखा द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिस यानी आर्थिक निर्वाण की स्थिति, और तीसरा था तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये हुआ मिसेस जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल का पार्ट 2। नेक्स्ट हम समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे, वो हम पार्ट 3 में लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आप इसको रिवाइज कीजिए और डायग्राम्स को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। निशु।